नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा होती है और साथ ही आपकी समस्याओं का समाधान होता है, वो भी लाइव आपके फ़ोन कॉल के माध्यम से। आपके सवाल जो हम तक व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भी पहुंचते हैं। तो आज किस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिससे जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है जैव उर्वरक का खेती में महत्व, साथ ही कृषि वानिकी से किसानों की आय में वृद्धि। तो इन दोनों विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैव उर्वरक जिन्हें हम अब काफ़ी प्रोत्साहित करें, सरकार भी काफ़ी इन्हें प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि केमिकल्स के इस्तेमाल या फिर कहें रसायनों के इस्तेमाल से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित हो रही है। कई क्षेत्रों में मिट्टी बंजर तक हो रही है इन केमिकल्स के इस्तेमाल से, और इसीलिए लगातार किसान भी समझ रहे हैं कि कैसे जैव उर्वरक तस्वीर बदल सकते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता को तो बेहतर करेंगे ही, साथ ही फसलों में भी न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे और वो जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। तो जैव उर्वरक किस तरीके से तैयार करें, कौन कौन से जैव उर्वरक हैं, कैसे इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी सवालों पर हम अपने विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और साथ ही आपके सवाल भी लेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कृषि वानिकी से किसानों की आय कैसे बढ़े। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप नोट कर लें हमारे नंबर 1800-1130-601, 1800-1130-612 टोल फ्री नंबर है जिन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, सिर्फ आप हमें कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। अब आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें 8800520717। एक बार फिर से आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए और साथ ही साथ हम नीचे फ्लैश भी करते रहेंगे व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर और हमारा ईमेल पता जो है वो भी, ताकि आप आसानी से उन्हें नोट कर सकें और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकें। हमारा ईमेल आईडी देख लें hellokisan2015@gmail.com। तो चाहे आप हमें कॉल करें या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। और जब भी आप कॉल करें तो कोशिश करें नेटवर्क क्षेत्र में रहें, अपने क्षेत्र का नाम बताएं, अपना पूरा नाम बताएं और सवाल को भी कम शब्दों में पूरा करने का प्रयास करें। इसी तरह के व्हाट्सएप और ईमेल भी जब करें तब भी अपने सवाल को पूरा लिखें और अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर उसमें मेंशन करें। तो हमारे साथ दो मेहमान आज रहेंगे, एक स्टूडियो में और एक हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेहमान है। दोनों से हम अलग अलग विषय पर चर्चा करेंगे। आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी ग्रोवर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। डॉक्टर मीनाक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक है सूक्ष्म जीव विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में, और आज का जो हमारा पहला विषय है यानी जैव उर्वरक का खेती में महत्व, उस पर हम मीनाक्षी से चर्चा करेंगे और आपके सवालों के वो जवाब देंगे। हमारे दूसरे मेहमान जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर प्रभात तिवारी जी हैं। सर, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप सहायक प्राध्यापक हैं कृषि वानिकी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश से। और जो हमारा आज का दूसरा विषय है यानी कृषि वानिकी से कैसे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है, कैसे उन्हें खेती में से लाभ हो सकता है, इस पर हम आपसे बातचीत करेंगे और किसानों के सवालों के जवाब भी लेंगे। तो दोनों विषयों के बारे में विस्तार से हमने आपको बता दिया है और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनाक्षी, जो हम जैव उर्वरक की बात कर रहे हैं, ये कितने महत्वपूर्ण है और कैसे इनका कृषि में महत्व और लगातार बढ़ता जा रहा है? जी अंजू जी, जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया कि अधिक रसायनों के प्रयोग से हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उस पर असर देखा जा रहा है। तो अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी एक जीवंत माध्यम है कृषि के लिए, और इसमें लाखों की संख्या में सूक्ष्म जीवों की संख्या पाई जाती है। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनका पोषण चक्र में जो हमारे पोषक तत्व हैं उनके चक्रण में या रिसाइकलिंग जिसे बोलते हैं, उसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इन्हीं मिट्टी में से या पौधे की जड़ के आसपास से या पौधे के अंदर के भाग से कुछ वांछित सूक्ष्म जीवों को निकाल कर लैब में उनकी अच्छे से स्टडी की जाती है। और जो उनमें जो गुण हैं, उनके जो गुण हैं जो कि हमें वांछित गुण हैं, उनके हिसाब से उनको हम उन पर आधारित जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जो कि जैसे हम जैव उर्वरक की बात करें तो सूक्ष्म जीव आधारित उत्पाद होते हैं ये, जो कि पौधे में इस्तेमाल करने के बाद पौधे की वृद्धि बढ़ाते हैं और उत्पादकता में भी उसकी बढ़वार देखी जाती है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि ये काफ़ी स्टडी भी किया जाता है कि किस तरीके के पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं उनकी पूर्ति किस प्रकार से की जाए, और इससे बहुत तरह के लाभ हैं। एक पर्यावरण के अनुकूल है,
जो किसान जैव उर्वरक इस्तेमाल करते हैं वो पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और ऐसी फसलें उगाते हैं जो कि मिट्टी के लिए भी बहुत अच्छी है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत गुणकारी है। इसलिए जैव उर्वरकों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर आप अभी तक इसके बारे में नहीं जानते थे या फिर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो हमारी रिपोर्ट देखिए। खेती के लिए मिट्टी जितनी महत्वपूर्ण होती है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है मिट्टी की उर्वरता। जी हाँ, मिट्टी की उर्वरता तभी बढ़ेगी जब हम उसमें जैव उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल जैव उर्वरक का खेती में काफी महत्व है। जैविक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी को 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मिल जाती है और उपज 10 से 20% तक बढ़ जाती है। जैव उर्वरक कई तरह के होते हैं, जैसे माइक्रोफॉस जैव उर्वरक, एजेटोबैक्टर जैव उर्वरक, राइजोबियम जैव उर्वरक और नील हरित शैवाल जैव उर्वरक। जैव उर्वरकों का उपयोग बीजोपचार, जड़ उपचार और मिट्टी के उपचार द्वारा किया जाता है। खेती में जैव उर्वरकों को इस्तेमाल करने के बहुत सारे फायदे हैं। जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से सस्ते होते हैं, जिससे फसल उत्पादन की लागत घटती है। जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से नाइट्रोजन और घुलनशील फास्फोरस की फसल के लिए उपलब्धता बढ़ती है। जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से पौधों में वृद्धि को बढ़ावा देने वाले हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिनसे उनकी बढ़वार पर अच्छा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, जैव उर्वरकों के इस्तेमाल से फसल में मिट्टी से होने वाले रोग यानी मृदा जनित रोग भी नहीं होते। साथ ही जैव उर्वरकों के उपयोग से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि जैव उर्वरकों के उपयोग में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, जैसे जैव उर्वरक को धूप व गर्मी से दूर सूखी और ठंडी जगह पर रखना चाहिए। अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने जैव उर्वरकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए अब आज का जो हमारा दूसरा विषय है उस पर बात करते हैं, जो है कृषि वानिकी से कैसे हमारे किसानों के आय में वृद्धि हो सकती है। परंपरागत फसलें तो हमारे किसान उगाते ही हैं, लेकिन क्या कृषि वानिकी से भी वो जुड़कर लाभ ले सकते हैं या फिर परंपरागत जो फसलें हैं उनके साथ क्या ऐसी फसलों का भी चयन किया जा सकता है जिससे आपकी जो फसलें उनसे भी आपको लाभ हो और कृषि वानिकी से भी आप लाभ उठा सकें। आइए इस पर बात करते हैं डॉक्टर प्रभात से, हमारे साथ वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। डॉक्टर प्रभात, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को समझाएं कि कृषि वानिकी जो हम कह रहे हैं वो दरअसल क्या है, इसके क्या मायने हैं। प्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि कृषि वानिकी क्या है, हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कृषि वानिकी हम कहते किसे हैं। नाम से ही स्पष्ट है, कृषि और वानिकी, यानी जब हम पेड़ों के साथ फसलों को सम्मिश्रण करते हैं और न केवल फसल बल्कि हम खेती के समस्त आयामों को इसमें सम्मिलित करते हैं। जैसे कि हम अपनी परंपरागत फसलें भी ले सकते हैं, दलहनी फसलें भी ले सकते हैं, सब्जियां भी ले सकते हैं, औषधि पौधे भी ले सकते हैं। तो इसको हम समेकित रूप में कृषि वानिकी करके ऐसा नाम दिया जाता है। कृषि वानिकी में वृक्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के इस युग में जहां एक ओर फसल योग्य भूमि लगातार कम होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर जंगल भी कम हो जा रहे हैं। तो कृषि वानिकी को अपना सकते हैं हम दोनों का सम्मिश्रण करके। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कि कैसे जो वृक्षों की कमी लगातार हो रही है, आबादी बढ़ने के साथ साथ ऐसे में किसानों को भी अपनी तरफ से पहल करनी होगी कि वो कृषि वानिकी से जुड़े, जो परंपरागत फसलें हैं उनके साथ इसका समावेश करें और इसके हर तरह से लाभ खुद देख पाएंगे। आइए देखते हैं कृषि वानिकी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। कृषि वानिकी का मतलब एक ही भूमि पर वृक्ष और फसलों की सह फसली खेती से उपज लेना है। वन पौधों के साथ कृषि फसलों को उगाने की विधि को ही कृषि वानिकी कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि वानिकी पुराने समय से अपनाई जा रही है। कृषि वानिकी के अंतर्गत भूमि प्रबंधन को अपनाते हुए कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।
इसके अंतर्गत फसल उत्पादन, पेड़ पौधे, वृक्षारोपण, पशुपालन को साथ साथ अपनाते हुए क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा किया जाता है। कृषि वानिकी के अंतर्गत एक ही भूमि पर वृक्षों के साथ साथ अन्य फसलों जैसे खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और चारे आदि को लिया जा सकता है। कृषि वानिकी पद्धति शुष्क भूमि कृषकों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि इस भूमि पर फसल की पैदावार प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। इसके अलावा कई ऐसे उभरते क्षेत्र या सेक्टर हैं जो किसानों को त्वरित रिटर्न सुनिश्चित करने के साथ साथ उद्योग जगत की जरूरतों को भी पूरा करते हैं, जिनमें औषधीय एवं सुगंधित पौधे, रेशम, लाह, कागज व लुगदी, जैव ईंधनों के उत्पादन के लिए पेड़ जनित तेल, बीज या तिलहन आदि शामिल है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कृषि वानिकी को अपनाकर किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। सरकार भी इसके लिए सराहनीय प्रयास कर रही है। बता दें कि भारत 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश है। इसके बाद 2015 में कृषि वानिकी के लिए उप मिशन शुरू किया गया, जिससे किसानों को फसलों के साथ साथ वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित करने में राज्यों की मदद की जा सके। तो ये थी हमारी रिपोर्ट कृषि वानिकी से जुड़ी हुई। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सवाल पहुंचाएं, या फिर हमारे दोनों ही टोल फ्री नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और आपकी कॉल्स भी हम लेते रहेंगे। तो मैम, सबसे पहले जैसे कि आपने जैव उर्वरकों के बारे में बताया कि क्या है और कृषि में इसका क्या महत्व है, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि किस किस प्रकार के जैव उर्वरक हैं जिनका हम कृषि में इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैव उर्वरक मुख्यतः अगर हम देखें तो हम पोषक तत्व के हिसाब से भी उनको विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन के लिए हम राइजोबियम है, जो कि फलीदार फसलों के लिए, दलहनी फसलों और तिलहनी फसलों के लिए लाभकारी है। और उसके अलावा जो अजोटोबैक्टर है, जो कि स्वतंत्र रूप से भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। और उसके अलावा एजोस्पाइरिलम है, जो कि अनाजी फसलें हैं उनकी जड़ों के साथ एक संबंध बनाकर नाइट्रोजन फिक्स करके, और उसके अलावा जैसे कि हार्मोन्स की बात है, हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं जिससे कि पौधे की जड़ की जो वृद्धि होती है अच्छी होती है। नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरक भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा पोटेशियम उपलब्ध कराने वाले, जिंक वाले भी, और आजकल आयरन इत्यादि एक लंबी लिस्ट तैयार हो रही है। फास्फोरस जो उर्वरक हैं उसकी बात करें तो उसमें बैक्टीरिया हैं जो कि घुलनशील बनाते हैं, क्योंकि फास्फोरस जो है वो मुख्यतः मृदा में बाधित अवस्था में उपलब्ध रहता है। तो उसको पौधे को अगर उसको लेना, अवशोषित करना है तो उसको सॉल्यूशन के फॉर्म में आना पड़ेगा। तो उसमें जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो उसको घुलनशील बनाने में बहुत मदद करते हैं। और उसके अलावा अगर माइक्रोराइजा की बात करें तो एक तरह से वो चैनल की तरह काम करता है पौधे और मिट्टी के बीच में। तो मिट्टी से जो पोषक तत्व हैं और पानी है वो अवशोषित करके पौधे की तरफ वो चैनलाइज कर देता है। तो इस तरह से फॉस्फेट का हम लाभ उठा सकते हैं सूक्ष्म जीव आधारित जैव उर्वरकों का प्रयोग करके। ऐसे ही पोटेशियम सोल्युबलाइजिंग जैव उर्वरक रहते हैं जिसके इस्तेमाल करने से जिस मृदा में पोटेशियम की कमी है उसमें उसको अनुशंसित किया गया है। तो इन सभी अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों आधारित जैव उर्वरकों का प्रयोग करके हम विभिन्न पोषक तत्वों का पौधों के लिए, और हम रासायनिक खाद को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि 25 से 30% तक हम नाइट्रोजन की जो बचत है कर सकते हैं अगर हम नाइट्रोजन फिक्सिंग कोई सूक्ष्म जीव आधारित जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, या फिर अजोला एनाबेना का एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है जिसको कि धान की फसल में इस्तेमाल किया जा सकता है। और पोषक तत्वों के अलावा जो सूक्ष्म जीव हैं उनका प्रयोग पौधे की वृद्धि के लिए, जो जैसे कि कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं वो फाइटो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा जो रोग हैं, मृदा जनित रोग या अन्य जो फफूंदीजनक रोग हैं, उनके रोकथाम के लिए भी सूक्ष्म जीव आधारित उत्पाद किसान यूज़ कर सकते हैं। जी,
बिल्कुल, तो अलग अलग जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार जैव उर्वरकों का इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं। अब आगे हम ये जानेंगे कि क्या पूरी तरीके से जो हम यूरिया या फिर अन्य रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, क्या इन जैव उर्वरकों का उचित इस्तेमाल कर उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है? क्या ये उनकी जगह ले सकते हैं? उस स्तर तक की ज़रूरत क्या फसलों की पूरी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ना केवल यूरिया बल्कि अन्य जो रासायनिक जो फर्टिलाइज़र हैं उनको भी कुछ हद तक जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के माध्यम से उनकी जो ज़रूरत है उनको कम किया जा सकता है। यूरिया, जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो हम यूरिया के साथ 25% तक यूरिया की कटौती कर सकते हैं अगर हम नाइट्रोजन फिक्सिंग कोई जैव उर्वरक यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से फास्फोरस की अगर ज़मीन में कमी है तो हम जो रासायनिक खाद है उसके साथ साथ अगर हम जैव उर्वरकों के जो प्रयोग को भी प्रोत्साहन देते हैं तो हम उनके रासायनिक जो खादें हैं उनका इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रबंधन है, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली, जिसमें जो पौधे की पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसको विभिन्न स्रोतों से पूरा किया जाता है। उसमें रासायनिक खाद भी आता है, उसमें जैव उर्वरक भी आते हैं, उसमें जैविक खाद जैसे कंपोस्ट या हरी खाद इत्यादि का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, तो समावेश बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से समावेश किया जा सकता है जैविक खाद का फसलों में और उसके किस तरह के लाभ है, ये भी अभी हमने जाना। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैव उर्वरकों से जुड़े कुछ और बातें जानेंगे। साथ ही कृषि वानिकी पर भी हम लेंगे कुछ सवाल। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आज के विषय के बारे में एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं खेती में जैव उर्वरकों के इस्तेमाल की और साथ ही कैसे हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है कृषि वानिकी से। इन दोनों विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें टोल फ्री नंबर के माध्यम से संपर्क करें, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और साथ ही ईमेल भी कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका हम सवाल लेते हैं। कन्हैयालाल प्रजापति हैं, उज्जैन से इन्होंने हमें संपर्क किया है। जी कन्हैयालाल जी, बताएं क्या सवाल है? हेलो कन्हैयालाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताएं सवाल बताएं अपना। ये कि मतलब हमने सोयाबीन लगाई, उसमें मतलब अधिक उत्पादन के लिए हमने गोबर की कंपोस्ट खाद है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? उसमें अधिक पैदावार दे सकती है क्या?
आपने सोयाबीन की फसल ली है, यही सवाल है ना आपका? हाँ, ठीक है मैम। कन्हैयालाल प्रजापति, बालूगा लखा, डॉक्टर मीनाक्षी। जिला उज्जैन। या कन्हैयालाल जी, जो आपकी सोयाबीन की फसल है उसमें एक दलहनी फसल है, तो या तिलहन में भी इसका हम रख सकते हैं इसको। तो इस फसल में आप राइजोबियम का उपचार ज़रूर करें। जब आप बिजाई करते हैं उस समय बीजों को राइजोबियम टीके से अच्छी तरह उपचारित करने के बाद ही बिजाई करें, तो आपको बिल्कुल उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि राइजोबियम आप इसमें लगाएंगे तो नोड्यूल बनाएगा जड़ों में और उसमें नाइट्रोजन फिक्स करेगा। तो एक तरह से आप नाइट्रोजन का सेविंग भी कर सकते हैं 25% तक, और आपकी फसल भी अच्छी होगी निश्चित रूप से। जी, अब कृषि वानिकी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर प्रभात, कृषि वानिकी के बारे में आपने समझाया कि क्या है कृषि वानिकी। अब हम जानना चाहेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं, और जो हमारे किसान मान लीजिए धान, गेहूं, इस तरह की सरसों फसलें लेते हैं, उन्हें कृषि वानिकी में किन वृक्षों का चुनाव करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कृषि वानिकी में हमें वृक्षों का चयन का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि किसान मुख्य रूप से एक फसल ही लेता है, यानी मोनोक्रॉपिंग करता है। अगर उसे कृषि वानिकी में अपनी भूमि का रूपांतरण करना हो तो किसान को सबसे पहले डर ये रहता है, क्योंकि वृक्ष का जो जीवन चक्र है वह काफी लंबे अवधि तक होता है। अर्थात यदि किसान को आय प्राप्त करना है वृक्षों से, तो उसे काफी लंबे समय का इंतजार करना होता है। तो मुख्य रूप से किसानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसान जो वृक्ष लें, कृषि वानिकी में चयन करें, उनकी आयु ज्यादा ना हो, यानी वह फास्ट ग्रोइंग ट्री हो, बहुत तेजी से वृद्धि करने वाला हो। इसके लिए कई प्रकार के उपयोगों के आधार पे हम वृक्षों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे यदि किसान टिम्बर आधारित या जो लकड़ियां हमारे दरवाजे या खिड़की के लिए यूज होती हैं, फर्नीचर उद्योग में उपयोग की जाती हैं, ऐसे महत्वपूर्ण वृक्ष जिनको की मार्केट में बहुत ज्यादा आय प्राप्त होती है, उन वृक्षों का भी चयन कर सकते हैं। साथ ही आजकल उद्योग आधारित कृषि वानिकी का बहुत तेजी से जोर हुआ है, जिसमें कि ऐसे वृक्ष का चयन किया जाता है जिनका की रोटेशन पीरियड, यानी उनका जीवन चक्र कम समय का होता है। जैसे कि हम कुछ वृक्षों के अगर नाम लें तो मीलिया डूबिया का आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन है। अगर हम पंजाब हरियाणा साइड जाएं तो वहाँ पॉपुलर का बहुत ज्यादा प्रचलन है। इसी तरीके से अगर हम टिम्बर की बात करें तो सागौन और शीशम के अलावा मेलाइना आर्बोरिया, या जिसे हम गम्हार या खमेर का वृक्ष कहते हैं, उसका भी बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कदम्ब का वृक्ष, वह भी बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के वृक्ष का चयन करें अगर हमें जंगली वृक्षों का चयन करना है, अगर हमारा उपयोग वो है, और अगर हम फलदार वृक्ष भी कृषि वानिकी में शामिल। तो आपने बताया कि किस तरह के वृक्षों का चुनाव करना चाहिए, कृषि वानिकी से जुड़ी कौन सी फसलों का चुनाव करें, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि लंबी अवधि की फसलें होती हैं, सालों साल वृक्ष रहते हैं। तो क्या किसान किस सोच के साथ वृक्ष लगा रहा है, ये भी उसे पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं डॉक्टर मीनाक्षी से। मैम, जैव उर्वरकों के बारे में आपने बताया कि कैसे हमारे किसान जो रसायन वाले फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें इससे हटा सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। क्या सभी तरह की फसलों में जैव उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या ये संभव है? क्योंकि कई बार हमारे किसानों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या इससे सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी? कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा उन्हें ज़रूरत होती है, तो क्या ये संभव है? जी बिल्कुल, सभी प्रकार की फसलों में अधिकतर हम जैव उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसान को ये ध्यान रखना होगा कि जो आपकी फसल है उसके हिसाब से ही आप जैव उर्वरक का इस्तेमाल उसकी करें। मात्रा उस हिसाब से होनी चाहिए। मात्रा भी, और जैसे कि राइजोबियम है, राइजोबियम एक प्रकार का टीका हर फलीदार फसल पे काम नहीं करेगा। जैसे कि हम सोयाबीन की बात करें तो उसमें उसका राइजोबियम का टीका आप उसको लेबल पे पढ़े किसान, और जब खरीदने के लिए जाते हैं तो आप अपनी फसल बताएं कि हमें इस फसल में राइजोबियम का टीका चाहिए, अगर फलीदार फसल की बात करें, क्योंकि राइजोबियम एक फसल से दूसरी फसल में ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फेक्शन करेगा या काम करेगा। तो किसान को उचित उर्वरक जो है वो चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे राइजोबियम है तो वो अधिकतर फलीदार फसलों में ही काम करेगा। तो अगर हमें नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए उर्वरक, जैव उर्वरक चाहिए, तो हम और जो फलीदार फसलों के अलावा अनाजीय फसलें हैं उनमें हम दूसरे नाइट्रोजन फिक्सर का इस्तेमाल करें, जैसे कि अजोटोबैक्टर है या
अजोस्पाइरिलम है, या फिर अगर हम धान की बात करें तो उसमें हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, या एनाबेना अजोला का कॉम्बिनेशन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी फसल के हिसाब से ही किसान को इस्तेमाल करना है, और अधिकतर फसलों में इनका उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अधिकतर फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं डॉक्टर प्रभात से। सर, जैसे कि आपने बताया कि कौन कौन से हम वृक्ष इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि इसका प्रबंधन किस प्रकार से करें, यानी जो वृक्ष हैं और जो फसलें हैं उनका प्रबंधन भी उचित तरीके से होना चाहिए, तभी हमारे किसानों को पूरा लाभ हो सकता है। तो इससे जुड़े कौन कौन सी खास बातें हैं? प्रबंधन कृषि वानिकी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, क्योंकि किसान भाइयों को ज्यादातर इस बात का डर होता है कि वृक्षों से एक छाया निर्मित होती है, और छाया के अंदर अगर हम फसल लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी पैदावार कम हो जाएगी। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि जब भी हम फसल लेते हैं तो उसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और वृक्ष लगा देने से एक छाया बन जाती है। उस छाया के अंदर फसलों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। तो इन क्रॉप का पेड़ों के साथ प्रबंधन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले तो हम ऐसी फसल वृक्ष चयन करें जो कि फास्ट ग्रोइंग नेचर के हों, तेजी से उनका विकास हो सके। साथ ही साथ हमें ये देखना होता है कि पेड़ से जो पेड़ की दूरी है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम अगर सघन क्रम में यानी बहुत डेंस फॉर्म में ट्री लगा देंगे तो ट्री के और ट्री के बीच का अंतराल कम हो जाएगा, और अंतराल कम होने से सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में फसलों को नहीं मिल पाएगा। तो पहला हम मैनेजमेंट तो यही करें कि वृक्षों की दूरी कृषि वानिकी में हम ज्यादा लेते हैं, यानी विरल माध्यम से पेड़ों का रोपण करते हैं। यानी हम 5 मीटर ले सकते हैं, 6 मीटर ले सकते हैं, इस तरीके से हम उसको ले सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसी फसल चयन करें कि जिनके जीवन क्रम में यानी जब उसको ज्यादा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता फसलों को पड़े तो पेड़ अपने पत्ते गिरा दे। क्योंकि हम मुख्य रूप से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर्णपाती वन ज्यादातर पाए जाते हैं, यानी वो साल में एक बार अपने पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो जिस अवस्था में फसलों को सूर्य का प्रकाश चाहिए, उस अवस्था में अगर पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देता है तो निश्चित रूप से सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में फसलों को मिल जाएगा। साथ ही साथ हम पेड़ों की निरंतर रूप से कटाई और छटाई सुनिश्चित करें। यानी जो ट्री के प्रबंधन के जो माध्यम होते हैं, जैसे हम प्रूनिंग करते हैं, हम पोलार्डिंग करते हैं, ऐसे माध्यम जिसमें कि हम पेड़ों की जो टहनियां हैं उनको काट देते हैं जिससे कि सूर्य का प्रकाश निरंतर रूप में फसलों को मिले, और उन टहनियों को भी मार्केट में हम एज अ फ्यूल वुड के रूप में यानी जलाऊ लकड़ी के रूप में या किसी अन्यत्र माध्यम से भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमको अल्प समय में कुछ आय भी प्राप्त होगी और पौधों और फसलों का प्रॉपर प्रबंधन होगा और किसान की आजीविका सुनिश्चित होके उनकी आय में बढ़ोतरी हो। जी बिल्कुल, तो देखिए प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है कृषि वानिकी में, जिसके बारे में अभी डॉक्टर प्रभात हमें बता रहे थे। और अगर आपके भी कोई सवाल है कि कृषि वानिकी कैसे अपनाएं, हमारे प्रधानमंत्री भी इसे लगातार प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं कि कैसे इससे ना सिर्फ आप अपनी फसलों की सुरक्षा भी कई बार कर सकते हैं, इस तरह की फसलों का चुनाव करें जिससे जो मुख्य फसल है उसकी सुरक्षा भी हो, और साथ ही साथ आप पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पर्यावरण के भी लिए बहुत बेहतर है क्योंकि लगातार वृक्ष कम हो रहे हैं, और अगर हमारे किसान कृषि वानिकी को अपनाते हैं तो इस तरफ भी वो एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। मैम, आप बात कर लेते हैं जैव उर्वरक के बारे में। जैसे कि आपने बताया कि किन किन फसलों में कैसे, सभी फसलों में जैसा कि आपने बताया इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सही तरीका क्या है, कैसे इन जैव उर्वरकों को तैयार किया जा सकता है? क्या इन्हें बाज़ार से ही खरीदा जाएगा? क्या बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, या किसान अपने खेत में अपने घर पर भी इन्हें तैयार कर सकता है? जी, जैव उर्वरक, विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक बाज़ार में उपलब्ध हैं, और जो किसान अगर आसपास अपने कृषि विकास केंद्र हैं या कोई कृषि विश्वविद्यालय है या कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर से भी किसान जो अच्छी गुणवत्ता वाले जैव उर्वरक हैं उनको खरीद सकते हैं। और
ये सलाह नहीं दी जाती कि किसान अपने खेत में या अपनी जगह पर जैव उर्वरकों का उत्पादन करे, क्योंकि उससे क्वालिटी का कोई एश्योरेंस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो अनवांछित जो अनवांटेड या अवांछित जो सूक्ष्म जीव हैं उनका प्रकोप भी हो सकता है। तो इसलिए ये सारी कंट्रोल कंडीशंस जो हम लैब में या जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनमें हम सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसलिए किसी अच्छे सोर्स या स्रोत से ही किसान भाई इनको खरीदें। और दूसरी चीज़ आपने जैसे कहा कि इनकी मात्रा या इनकी इस्तेमाल की विधि क्या होनी चाहिए, तो जैव उर्वरक जो है जो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो एक तरीका है कि जब हम बुआई से पहले जो हमारा बीज है उसको उपचारित करें। तो बीज उपचारण बिल्कुल लेबल को अच्छे से पढ़ के उसमें पूरा जो निर्देश हैं दिए गए होते हैं कि कितनी मात्रा लेनी है, क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग निर्देश हो सकता है। तो उसको अच्छे से पढ़ें और बीज उपचारित करने एक कोटिंग बन जाती है। जब हम बीज उपचारित करते हैं तो जैव उर्वरक के साथ अच्छे से मिक्स करें उसको, और छायादार जगह पर ही मिक्स करें और उसकी कोटिंग, ये एक तरीका है बीज उपचारित करने का। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट भी किया जा सकता है बुआई से पहले। जैसे कुछ जो जैव उर्वरक हैं, जैसे माइकोराइजा है, एक बहुत अच्छा जैव उर्वरक है फॉस्फोरस के लिए खासकर, तो उसको हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो बॉटल या कैरियर बेस नहीं होता, वो उसका बल्क ज़्यादा होता है, उसकी मात्रा ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है, तो उसको मिट्टी में मिला के ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जैव उर्वरक जो है जो हमारी प्रतिरोपित फसलें हैं उनमें भी किया जा सकता है। नर्सरी के समय भी, नर्सरी तैयार करते वक्त भी बीज को उपचारित कर सकते हैं, अथवा नर्सरी को जब हम प्रतिरोपित करते हैं उस समय नर्सरी को हम जैव उर्वरक के घोल में रख सकते हैं आधे घंटे से 1 घंटे की अवधि तक, और उसके बाद नर्सरी को हम प्रतिरोपित कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो वानिकी फसलें हैं उनमें भी जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है, फर्टिगेशन के माध्यम से, या फिर जड़ों के आसपास थोड़ी मिट्टी खोदकर वहाँ पर भी जैव उर्वरकों को जड़ों के आसपास छिड़का जा सकता है, ताकि जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें वो पौधे के संपर्क में आ जाएं और उनकी बढ़वार हो, और वो पौधे को जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वो दे सके। जी, चलिए, तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से जैव उर्वरकों का इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ से इसे प्राप्त करें, ये भी हमने जाना। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हुआ यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आज हम बात कर रहे हैं कृषि वानिकी और फसलों में जैव उर्वरकों के इस्तेमाल की। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज के हेलो किसान में हम बात कर रहे हैं कृषि वानिकी और जैव उर्वरकों पर। आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आपकी सुविधा के लिए अलग अलग माध्यम हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकें और उन्हें हम विशेषज्ञों के सामने रखें। मैम, अब जानना चाहेंगे आपसे कि जब हम जैव उर्वरक इस्तेमाल करते हैं जो पूरी तरह से नेचुरल है, तो क्या कोई ख़ास सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता होती है? क्योंकि रसायनों में तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। कई बार अगर आप उसमें चूक कर देते हैं तो जो किसान है उसकी जान पर भी बनाती है। लेकिन जैव उर्वरक, क्या इनमें भी किसी तरह की सावधानी की आवश्यकता होती है? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर हम जैव उर्वरकों का प्रयोग
निर्देशित तरीके से नहीं करेंगे तो उनका हो सकता है लाभ भी पूरा हो। ना मिले। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जैव उर्वरकों को जब हम भंडारण करते हैं तो उनको छायादार ठंडी जगह पर रखें। उनको डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उससे जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या में कमी हो सकती है। और दूसरा, जब हम उपचारित करते हैं, जैसे बीज उपचारित करते हैं, तो कोशिश करें किसी छायादार पेड़ के नीचे या किसी छाया वाली जगह पर ही उपचारित करें। और बीजों को, क्योंकि उपचारित करने के बाद थोड़े गीले हो जाते हैं बीज, तो उनको एक साफ बोरा ले सकते हैं या कुछ भी एक शीट लेकर उस छायादार जगह पर ही हवा लगवाएं, सुखाएं और जितना जल्दी हो सके उसकी बुआई कर देनी चाहिए। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ भी है कि जो भी लेबल है उसको आप ज़रूर पढ़ें कि जो हम उर्वरक यूज़ करने जा रहे हैं वो हमारी फसल के लिए निर्देशित है या नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया था, फलीदार फसलों के लिए अगर हम नाइट्रोजन का उर्वरक यूज़ करना चाह रहे हैं, जैव उर्वरक, तो हमें राइजोबियम की तरफ जाना होगा। और अगर वो दूसरी फसलें हैं, फलीदार फसलों के अलावा फसलें हैं, तो हमें दूसरे अजोटोबैक्टर या अजोस्पाइलम की तरफ जाना होगा। तो ये निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल असर बिल्कुल दिखता है अगर गुणवत्ता अच्छी होगी जैव उर्वरकों की। और जो जहाँ से किसान खरीदता है वो स्रोत भी गुणवत्ता वाले जो हैं उत्पाद हैं उनको खरीदें और उनकी एक्सपायरी डेट का भी ध्यान रखें। एक्सपायर्ड प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसका लाभ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई जैव उर्वरकों की कि कैसे सावधानी आप बरतकर इनका पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर प्रभात से। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान जो फसलें पारंपरिक तौर पर फसलें ले रहे हैं, जिनके बारे में हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, अगर वो वानिकी से जुड़ी फसलें भी लेते हैं तो क्या इससे मिट्टी पर भी कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है? अगर पड़ता है तो किस तरह का? देखिए, कृषि वानिकी का जैसा आपने प्रश्न किया कि मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ भी मिट्टी को ही होता है। जी जी। क्योंकि माना जाता है कि कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए अभी हमारे देश में बहुत सारी बंजर भूमि है, या जिसे हम वेस्ट लैंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो जो राष्ट्रीय एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है वो ऐसा कहती है कि हम जो वेस्ट लैंड है उसमें हम कृषि वानिकी को लगाकर मिट्टी की हेल्थ को बढ़ा सकते हैं। बेसिकली कृषि वानिकी दो तरीके से मृदा पर अनुकूल प्रभाव डालती है। पहला तो वो बैरियर अप्रोच का पालन करती है। बैरियर का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज को बीच में रख देते हैं तो वो इस तरफ से उस तरफ नहीं जा पाता। सेम उसी तरीके से कृषि वानिकी मृदा को या मिट्टी को स्टेबलाइज करने का कार्य करती है। जैसे हम देखते हैं कि जब भी बारिश होती है या जब हवा चलती है तो जो हमारी टॉप सॉइल है, यानी मृदा का जो ऊपरी आवरण है, वह ऊपरी आवरण क्या होता है, हवा के प्रभाव से, आंधी के प्रभाव से बह के दूसरी ओर चला जाता है, जिसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। दूसरी तरफ जब बारिश होती है तो बहुत सारा नदियों के किनारे हमने देखा है कि मिट्टी बह के चली जाती है। साथ ही साथ खेतों में भी पानी के साथ साथ मृदा का ऊपरी आवरण बढ़ के चला जाता है। लेकिन जब वृक्ष लगे होते हैं तो वो मृदा को स्थायित्व प्रदान करते हैं और उसके मृदा की संरचना को टूटने नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा प्रभाव है जो कृषि वानिकी के माध्यम से संभव हो सकता है, यानी वो बैरियर का काम करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कृषि वानिकी कार्य करता है वह होता है कवर अप्रोच। कवर अप्रोच को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास हमारे भूमंडल पर वृक्ष नहीं है तो सूर्य का प्रकाश खासकर गर्मियों में बहुत ज्यादा पड़ता है डायरेक्ट जमीन पर, और जब फसल हमारी नहीं होगी, पेड़ नहीं होंगे, तो जो मृदा के अंदर की नमी है वह तुरंत जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के थ्रू वातावरण में चली जाएगी, यानी मिट्टी में नमी की कमी हो जाएगी। किंतु यदि हमारे आवरण में वृक्ष लगे हैं या कृषि वानिकी माध्यम में हम खेती कर रहे हैं तो ये क्या करता है कि मृदा को ढक कर रखता है, कवर करके, जिससे कि मृदा की नमी में जो वाष्पीकरण होना है वह कम हो जाता है। दूसरी ओर पेड़ अपनी पत्तियों को जमीन में गिराता है। जब पेड़ अपनी पत्तियों को जमीन में गिराएगा तो पत्तियों में जो मौजूद कार्बनिक तत्व है वह मृदा में मिलकर डिकम्पोज होकर मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। वहीं दूसरी ओर हम ये भी जानते हैं कि पेड़ों की जड़ें ज्यादा बड़ी होती हैं,
जब पेड़ों की जड़ें ज्यादा बड़ी होंगी तो मिट्टी में उपस्थित हार्ड पैन को तोड़ देती हैं और तोड़ने के बाद वह नीचे जमीन तक जाती हैं और जो भी हम पानी, फर्टिलाइजर कुछ भी देते हैं वह लीचिंग प्रोसेस के थ्रू जमीन के बहुत अंदर चला जाता है, किंतु फसलों में वो गुण नहीं होता कि अंदर गए पानी और उर्वरकों को ऊपर ला सके। पर जो पेड़ों में उपस्थित डीप जड़ है वह पानी और उर्वरकों को ऊपर लाकर जो उपयोग में लाती हैं। तो इस प्रकार से बैरियर और कवर दोनों अप्रोच के माध्यम से मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा करता है, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही साथ मृदा के अपरदन को कृषि वानिकी रोकने में बहुत ज्यादा भूमिका का निर्वहन करता है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं कृषि वानिकी के, जिसमें हमने ये भी बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता तो बेहतर होती ही है, वाटर लेवल भी बेहतर होता है, पोषक तत्व जो हैं वो जो मिट्टी की सतह है वहाँ तक पहुँचते हैं, जैसा कि हमारे मेहमान हमें प्रभात जी लगातार बता रहे हैं। मैम अब बात कर लेते हैं उर्वरकों के बारे में। तो यहाँ पर ये भी जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि इसका समेकित प्रबंधन किस तरीके से करें, यानी जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो किस प्रकार से जैव उर्वरकों के साथ किया जाए। जी बिल्कुल, आजकल हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं ताकि हमारी जो कृषि है लंबे समय तक चले बिना उसके कुछ खराब असर ज़मीन पर आने से। तो अगर हमें ज़मीन की मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है तो हमें संतुलन बनाना होगा पोषक तत्वों का। तो उसके लिए जो समेकित पोषक तत्व प्रबंधन है ये उसके लिए किसानों में जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रासायनिक और जैविक खादों का संतुलित रूप से इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो जैव उर्वरक हैं वो एक महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट है इसमें। जो अगर हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो जैव उर्वरक चाहे ये समेकित प्रबंधन हो या ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, दोनों में जैव उर्वरकों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। और बिल्कुल अगर हम संतुलन बनाए रखेंगे और कुछ हिस्सा अगर हम रासायनिक खाद का कम कर सकते हैं जैव उर्वरकों के माध्यम से, तो जो मिट्टी की जो उर्वरता है उस पर भी जो खराब प्रभाव पड़ रहा है रसायनों का वो भी कंट्रोल में हो जाएगा और लंबे समय तक हम अपनी ज़मीन को स्वस्थ बनाए रखेंगे। जी मैम, एक सवाल भी आया है, धर्मेंद्र पटेल हैं जिन्होंने व्हाट्सएप किया है ये सवाल बहुत आसान है। जानना चाहते हैं कि जैव उर्वरकों का इस्तेमाल कैसे करें। हालांकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पहले, लेकिन इनका क्योंकि सवाल आया हो सकता है पहले ना सुन सके हों। जी बिल्कुल, जैव उर्वरकों का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे उसमें जो अच्छा तरीका है वो बीज उपचारण का है। बुआई से पहले अगर हम बीजों को उपचारित करते हैं, जो हमारे पास जैव उर्वरक का जो पैकेट रहता है उस पर निर्देश लिखे होते हैं, उसके अनुसार आप बीजों को उपचारित करिए। उसमें आधे घंटे से 1 घंटे तक आप उनको रख सकते हैं। उसके बाद आप छायादार जगह पर बीज को सुखाकर सीधा बुआई कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके उपचारण के बाद बिजाई कर देनी चाहिए। उसके अलावा जैव उर्वरकों को मिट्टी में मिलाकर ब्रॉडकास्ट भी किया जा सकता है बुआई से पहले, या जो इरिगेशन सिस्टम है अगर हमारे तरल जैव उर्वरक हैं तो उनको फर्टिगेशन के साथ भी लगाया जा सकता है। और जो हमारे बागान है वहाँ पर वृक्षों पर भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो फर्टिगेशन के माध्यम से या फिर अगर ये जो कैरियर बेस्ड, क्योंकि तरल भी होते हैं और कैरियर बेस्ड भी होते हैं। तरल जो जैव उर्वरक हैं उनको हम फर्टिगेशन के साथ लगा सकते हैं, लेकिन जो कैरियर बेस्ड जो हमारे जैव उर्वरक हैं उनको लगाने के लिए आप पेड़ के चारों तरफ आप खुदाई करके जहाँ पर कच्ची जड़ें, नई जड़ें अंकुरित हो रही हैं उनके आसपास अगर हम अपने जैव उर्वरकों को लगा दें तो वो पौधे के साथ अपना जो एसोसिएशन है वो जल्दी से बना पाएंगे, वहाँ उनकी बढ़वार होती है और फिर अपना जो उसका जो लाभ है वो पौधे को प्रदान कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग जैव उर्वरकों के हिसाब से भी आपको तरीके निर्देशित किए जाते हैं। जी बिल्कुल, तो जाना आपने विस्तार से अभी कि किस तरीके से अलग अलग जैव उर्वरक जो है उनके दिशा निर्देश को भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपके सवाल भी हम ले रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटी सी ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान में सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक,
बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप हेलो किसान देख रहे हैं। आज हम बात करें कृषि वानिकी की और साथ ही कैसे हमारे किसान फसलों में जैव उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी अपने सवाल हम तक बता सकते हैं, हम तक पहुँचा सकते हैं। अब डॉक्टर प्रभात जी के पास चलते हैं। डॉक्टर प्रभात, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब हम किसानों की आय की बात करते हैं, तो कैसे हमारे किसानों की आय कृषि वानिकी से बढ़ सकती है, और अगर हम इसे उद्योग जगत से जोड़कर देखें तो किस तरह की तस्वीर है? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर उत्पादकता में बढ़ोतरी नहीं होगी और किसान की आय में बढ़ोतरी नहीं होगी तो निश्चित रूप से वह कृषि वानिकी को नहीं अपनाएगा। मुख्य रूप से कृषि वानिकी जो किसानों की निर्भरता में, एक फसल की निर्भरता में कमी लाता है। जैसा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का भी कहना है कि आप अपने खेतों की मेड़ों पर वृक्ष अवश्य लगाएं। निश्चित रूप से जब वह वृक्ष बड़ा होगा तो किसानों को कुछ न कुछ आय जरूर देगा। यदि हम कृषि वानिकी माध्यम प्रयोग में लाते हैं तो अगर हमारे क्रॉपिंग साइकिल में यदि मान लीजिए किसी सीजन में बारिश की कमी हो गई तो फसल की पैदावार कम हो जाती है, या इसी प्रकार से जब बहुत ज्यादा बारिश आ गई या अतिवृष्टि हो गई तब भी उत्पादकता में फसलों की कमी होती है। उस प्रकार से कृषि वानिकी एक माध्यम प्रदान करता है जिससे कि किसानों को निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आय जरूर सुनिश्चित होगी। साथ ही यदि हम औद्योगिक उत्पाद के लिए प्रयोग किए जाने वाले वृक्ष प्रयोग में लाते हैं, जैसे आजकल हम देखते हैं कि हर चीज प्लाईवुड की बनी होती है। हमारे यहाँ प्रयोग किए जाने वाली कोई भी चीज हो, टेबल हो, चेयर हो, दरवाजे हो, कुछ भी चीज है, ज्यादातर आजकल लकड़ियों की जगह प्लाई ने ले ली है। यहाँ तक कि जो कागज है वह भी लकड़ियों से उसका कच्चा माल जाता है। तो इस प्रकार उद्योगों में जिन लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे औद्योगिक कृषि वानिकी करके अगर हम पालन करें तो एक तो क्या होगा, उसका जो अवधि है वह भी कम होगी, साथ ही साथ उसके जो प्रोडक्ट हैं, उसके लिए जो कच्चा माल है वह उद्योगों तक निरंतर पहुंचेगा और किसानों को आमदनी में बढ़ोतरी होती है। साथ ही कृषि वानिकी एक माध्यम प्रदान करता है जिसमें किसानों को विविध प्रकार की इनकम प्राप्त हो सकती है। यानी यह अगर किसी को फलदार वृक्षों की खेती करना है तो वह फलदार वृक्ष लगा सकता है कृषि वानिकी माध्यम से, निश्चित रूप से फलों से उसको आय प्राप्त होगी। इसके अलावा कृषि वानिकी में ऐसे वृक्षों का भी हम चयन करते हैं जिससे कि गम निकलता है, जिनसे कि रेजिन निकलता है। जैसा आजकल हम देख रहे हैं कि बम्बू का यानी बांस का बहुतायत में प्रयोग किया जाने लगा है। कुछ हमारे देश के एयरपोर्ट पूरे के पूरे बांस से उसका इंटीरियर किया गया है। आजकल बम्बू का प्रयोग बहुतायत में प्रचलन में आया है, तो हम बांस आधारित कृषि वानिकी भी कर सकते हैं। इसके अलावा कई तरह तरह के प्रोडक्ट, जैसे कि एक हम देखते हैं क्रिकेट का बैट या खेलने के जो उपकरण हैं वह भी बहुत ज्यादा लकड़ियों से औद्योगिक उत्पादन वाले वृक्षों से बनते हैं। साथ ही साथ जो हम बीड़ी पत्ता जो तेंदू से बनता है, इसी प्रकार हम पलास का देखते हैं, उसका जो फूल होता है वह रंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो वृक्षों से विविध प्रकार के आय हमको प्राप्त हो सकती है, और मुख्य रूप से यदि हम औद्योगिक उत्पादन वाले वृक्षों को लें तो निश्चित रूप से उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, किसानों को कच्चे माल की आपूर्ति करने में एक सुनिश्चितता पैदा होगी और किसानों का सर्वांगीण जो खेत का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होके उसकी आय में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल। और अंत में एक और छोटा सा सवाल कि सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रही है? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी देश के प्रधानमंत्री जी ने, जैसा मैंने कहा, एक नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी भी आई है भारत
सरकार द्वारा 2014 में, जिसका कि मुख्य रूप से ये है कि किसान को आपस में कोऑर्डिनेशन के थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है और उसके माल को, जैसे अभी हमने देखा कई सारे वृक्षों में कई राज्यों में अभी ग्रीन फिलिंग बंद है, यानी पेड़ों को हम काट नहीं सकते, लेकिन नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी छूट देती है कि यदि कोई किसान कृषि वानिकी माध्यम में औद्योगिक उत्पादन वाले वृक्ष को लगाता है तो निश्चित रूप से उसे काट कर बेच सकता है, जिससे कि जो वृक्षों को काट के बेचने का सरलीकरण हुआ है, साथ ही साथ उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा लोन वितरण का भी प्रबंध किया गया है कि जिससे कि किसान अगर कृषि वानिकी को अपनाए उसे वित्तीय सहायता सरकार बिल्कुल, तो वित्तीय सहायता उन्हें मिले, इसके लिए भी अलग अलग तरह के विकल्प हमारे किसानों को दिए जा रहे हैं। सरकार भी इसे काफ़ी मदद कर रही है, काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है। सर, जुड़ने के लिए हमारे साथ और आज के विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में डॉक्टर मीनाक्षी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैव उर्वरकों से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आप हमारे दर्शकों को कार्यक्रम के अंत में बताना चाहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। जैव उर्वरक जैसे कि हम अभी तक चर्चा करते आए हैं, इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है सॉइल हेल्थ पर, रादर अच्छा प्रभाव ही देखा गया। इसलिए किसानों को चाहिए कि जहाँ तक संभव हो सके हर फसल में वो जैव उर्वरकों का प्रयोग करें और रासायनिक खाद की जो मात्रा है उसको कुछ कम करें, तो लंबे समय तक हमारी जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और सस्टेनेबिलिटी की जो हम गोल है उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो सबसे निवेदन है किसान भाइयों से कि जो विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक हैं अपनी फसल के अनुसार उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। और ऐसा भी है कि एक से ज़्यादा जैव उर्वरक भी एक फसल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम राइजोबियम इस्तेमाल कर रहे हैं तो राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिकमेंड किया गया है। उसके साथ साथ हम फॉस्फोरस का टीका भी, फॉस्फोरस वाले जैव उर्वरक हैं या पोटेशियम वाले हैं, आपकी ज़मीन की जो पोषक तत्वों की जो स्थिति है उसको देखते हुए आप एक से ज़्यादा जैव उर्वरकों का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जैव उर्वरकों से जुड़ी बहुत सारी बातें आज हमने कार्यक्रम में की और अपने दर्शकों तक उनसे संबंधित जानकारियां पहुंचाई। हमें पूरी आशा है कि हमारे किसान भी रसायनों का दामन छोड़ जैव उर्वरकों को अपनाएंगे अपनी फसलों में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही। अगला हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं नजर। अगले अंक का हमारा विषय है मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और फसलों में कीट व रोग नियंत्रण। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर से नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप चाहे तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब जगह पर हमारा आईडी उपलब्ध है। आप देख सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, साथ ही ट्विटर। अपने सवाल आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम तक पहुँचाएँ। और एक और आसान तरीका, हमारा टोल फ्री नंबर यानी कॉल सेंटर नंबर, आप वो भी नोट कर लें। आप इस पर यानी 1800-113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में इस नंबर पर कॉल करें। अपने सवाल इसमें आप अपने रिकॉर्ड करवाएं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और एक और जानकारी दे देते हैं, आप हमारा ये कार्यक्रम यानी हेलो किसान हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। अगर आपके आज के एपिसोड को भी आप दोबारा से सुनना चाहते हैं तो भी आप YouTube पर जाएं और हमारे कार्यक्रम हेलो किसान को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें जानकारियाँ दी और दर्शकों ने भी अपनी सहभागिता यहाँ पर बनाई अपने सवाल हम तक पहुँचाने के लिए। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे इजाज़त। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। को किसानों के नाम कर दिया है, यानी मिलेट्स, श्री अन्न के नाम। मोटे अनाज उगाइए और तंदुरुस्त रहिए। मोटा अनाज में रोग व्याधि कम लगता है।
हॉर्टिकल्चर यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर करना है। एक नारा दिया कि पहले ग्रुप फार्मिंग हो। किसानों की तस्वीर जो है हम आपको दिखाने के लिए बिहार लेकर आए हैं। जितना भी फैसिलिटी है मोदी के नाम से सब कुछ मिल गया। हम लोग घर घर भी पहुंचते हैं और एक किसान पाठशाला भी करते हैं। बिहार की धरती से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सीखो भविष्य नए भारत का। जब हम हमारे स्टूडेंट्स को आगे जाते हुए देखते हैं एक खुशी मिलती है अंदर से। भारत सरकार के द्वारा लिया गया है मेक इन इंडिया। भारत में वो ताकत है कि चाहे जितने भी इंजीनियर्स आ जाएं कहीं ना कहीं सबके लिए बहुत अच्छा काम है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक कॉन्क्रीट साइंस है जिसको आप महसूस कर सकते हो। आगामी जो इंजीनियर्स हैं सर, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड के लिए? When you leave this planet, see your contribution, what contribution you have done in making this planet better. देखिए सीखो प्रत्येक रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना। सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। यूरोप में बन रही है यहाँ की सबसे विशाल 3D इमारत। लीजिए साइट का जायजा। कैसे बनती हैं 3D प्रिंटरों से इमारतें, जानिए मंथन में इस शनिवार। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रिटिश राज ने भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों को तोड़ने का भरसक प्रयास किया, मगर इतिहास में आयुर्वेद के ज्ञान ने भारत को बहुत सामर्थ्य दिया और भारत को सोने की चिड़िया बनाने में एक महत्वपूर्ण बुनियाद का काम भी किया। भारत के उस स्वर्णिम काल को जानिए श्री अनीश के साथ। देखिए सोने की चिड़िया, नया भारत नई उड़ान का अगला एपिसोड, वन अर्थ वन हेल्थ, इस शनिवार रात 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वो डांस नंबर्स जिन्हें सुनकर पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। फोटो में हाय, फोटो में ऐसी बात में दबा के चली आई। बीट्स पर थिरकते वो गाने जिनके बिना हमारा हर सेलिब्रेशन अधूरा है। डांस को नई परिभाषा देने वाले बॉलीवुड फिल्मों के सुपरहिट डांस नंबर्स और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। इस रविवार 10 सितंबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।